हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे बजट की सीरीज और ये आ जाता है हमारा सेकंड एंड लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ 2022-23 रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है कि क्या हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इनमें सबसे पहले है द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द आउटले फॉर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बजट इन दी बजट एस्टिमेट्स। बोल रहे हैं कि जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो याद रखना, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना जो हमारा, वो क्या है? वो हमारा वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम जो भी एसेट्स, मतलब मान लो कि सेंटर ने जो एसेट्स क्रिएट किए, साथ में जो हमने ग्रांट्स इन एड दिया है स्टेट्स को, और उन्होंने भी उससे क्या मतलब किया है, उन्होंने उससे कैपिटल मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में कैसेट मतलब एसेट मैनेजमेंट मतलब एसेट को क्रिएट करने में उन्होंने अगर वो पैसे खर्च किए तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो ज़्यादा ही होगा। तो यस, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ज़्यादा होता है किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो वही है, द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर। नहीं, आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना बस वही है, वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हमारा वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारा ओनली 2.9% और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? 4.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, द आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड इन द बजट हैज़ मोर देन ट्रिपल द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2019-20। तो याद रखना, ट्रिपल नहीं हुआ है, कितना हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में अमाउंट जो है वो इंक्रीज तो हुआ है 2022-23 में, डबल से भी ज़्यादा हुआ है, मतलब 2.2 टाइम्स हुआ है, लेकिन 3 टाइम्स नहीं हुआ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है क्योंकि हमसे करेक्ट पूछी थी। अगर इनकरेक्ट पूछी होती तो सी इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो वो हमारा इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल हमारा इंक्रीज हुआ है। पहले था 5 लाख 5.5 लाख करोड़, अब हुआ है 7.5 लाख करोड़। ठीक है, तो इतना हमारा हुआ 2.2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है हमारा। ठीक है, और कितना हो गया है? जीडीपी का हमारा 2.9% हो गया। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो कितना हो गया? 4.1%, मतलब अप्रोक्स 10 लाख करोड़। मतलब दोनों को मिला दे तो कितना आ जाएगा? 10 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ इफेक्टिव है और हमारा वो कितना है? 7.5 लाख करोड़। तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा मतलब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा आंसर क्या जाता है? डी। अब जाते हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 52 पे। हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है बजट 2022-23 में वो किस पे हुआ है? सबसे ज़्यादा, मतलब आपने एक वो देखा होगा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जब आया तो आपने वो देखा होगा, ये ऐसे वाला कि मनी कम्स फ्रॉम। एक में आता है मनी कम्स फ्रॉम, ठीक है, एक आता है मनी गोज टू। ठीक है, मनी गोज टू। तो उस वो वाला अगर आपको ग्राफ अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो मनी गोज टू, जो मनी गोज टू है उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से जा रहा है? उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे जा रहा है? बिल्कुल इसमें है। तो इसका आंसर है ए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जा रहा है। किस में जा रहा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, अप्रोक्स 15%। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कितना जा रहा है? अप्रोक्स 9%। अगर सब्सिडीज़ की बात करें तो उसमें कितना जा रहा है? 8%। और डिफेंस में भी अप्रोक्स कितना जा रहा है? 8%। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है, ये हमारा सबसे इनमें सबसे ज़्यादा किस में जा रहा है? तो इसमें जा रहा है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। और इससे भी ज़्यादा किस में जाता है? हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, किस में ज़्यादा? इंटरेस्ट पेमेंट में। वो कितना है? 20%। अगर इंटरेस्ट पेमेंट आ जाती है तो वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें है इंटरेस्ट पेमेंट में 20%। पहले इंटरेस्ट पेमेंट, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर आ जाते हैं हमारे अदर एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हमारा एक 17% वाला आता है जो हमें स्टेट्स का शेयर है टैक्सेस एंड ड्यूटी में। ठीक है, 17% क्या आता है? स्टेट्स का शेयर आ जाता है हमारा 17%। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस कमीशन और अदर जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 10% है। फाइनेंस कमीशन के और अदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 10% है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी पेंशन्स पे कितना है 4%, सबसे कम है पेंशन्स पे। पेंशन पे कितना है 4%। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारी जहाँ पे मनी जा रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए। इन सब में तो इसका आंसर ए हो जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो ये मनी कहाँ से आता है और ये मनी कहाँ को जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे जाता है, देखो सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, ये है इंटरेस्ट पेमेंट, ये है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडीज़, कहाँ पे ये जा रहा है, तो ये है इंपॉर्टेंट इसका डेटा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ रहा है यहाँ से, ठीक है। हमसे पूछा था जाने का, तो हमने ये वाला देख लिया है, ठीक है। आने का आप यहाँ से देख लेना, किस में ज़्यादा आ रहा है, किस में कम आ रहा है। इनकम टैक्स अब की बार क्या हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा आया है। ये इसमें आप देखने को ये इनकम टैक्स है, ये हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है। तो इससे आपको देखने को लग रहा होगा कि किस में कितना ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या बोलता है, पब्लिक डेट के बारे में बताना है। पब्लिक डेट इज डिफाइंड एज द डेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक अकाउंट से जो डेट मतलब होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। वो देखो टोटल लाइबिलिटीज हमारे गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटीज क्या क्या होती हैं। देखो अगर लाइबिलिटीज की बात करें, 3 जगह हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। 3 जगह हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, एक मिनट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो है हमारा क्या, सबसे पहले तो अगर हम टोटल पब्लिक डेट को ही मानते हैं, ठीक है। पब्लिक डेट नहीं, पब्लिक डेट नहीं, 1 मिनट 1 मिनट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें 3 कंपोनेंट हमारे आते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट, सबसे पहले आता है हमारा पब्लिक डेट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, पब्लिक डेट। उस पब्लिक डेट में भी हमारे 2 कंपोनेंट आते हैं। पब्लिक डेट में एक तो होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, एक होती है नॉन मार्केट सिक्योरिटीज़, ठीक है, नॉन मार्केट सिक्योरिटीज़। फिर आता है हमारा दूसरा मतलब इसी में, मतलब ये तो हो गया हमारा इंटरनल डेट। पब्लिक डेट में ये क्या हो गया हमारा इंटरनल डेट। फिर आता है हमारा पब्लिक में ही, पब्लिक मतलब डेट में ही हमारा ये तो हो गया इंटरनल, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल। एक क्या होता है हमारा एक्सटर्नल डेट हमारा अलग रह गया। फिर आता है हमारा दूसरा कंपोनेंट, क्या आता है हमारा दूसरा आता है पब्लिक अकाउंट में जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो, और तीसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। एक तो पब्लिक डेट, मतलब पब्लिक डेट में होती है एक तो मतलब इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। फिर होती है पब्लिक अकाउंट में लाइबिलिटी, एक होती है एक्स्ट्रा बजटरी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कौन सी हमारी पब्लिक डेट की लाइबिलिटी है, उसके बाद है हमारी पब्लिक अकाउंट की लाइबिलिटी, और उसके बाद है हमारी एक्स्ट्रा बजटरी लाइबिलिटी। अब ये पब्लिक डेट में भी इंटरनल डेट हमारा ज़्यादा है कि एक्सटर्नल, हमारा इंटरनल डेट ज़्यादा है। इंटरनल डेट में भी हमारा कौन सा ज़्यादा है, मार्केटेबल ज़्यादा है कि नॉन मार्केटेबल ज़्यादा है। तो याद रखना मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी ज़्यादा है। कितनी है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारी ज़्यादा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मान लो कि देखो इसमें मान लो कि आपका टोटल आपकी लायबिलिटीज़ हैं 117 लाख करोड़ मान लो इसको, ठीक है, 117 लाख करोड़ मान लो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो अगर हमारी तो हमारा जो पब्लिक डेट है उसमें कितनी है, तो हमारी पब्लिक डेट में 105, कितनी है पब्लिक डेट में, टोटल में 105 है। तो हमारी मार्केटेबल कितनी है, इंटरनल में हमारी मार्केटेबल कितनी है, मार्केटेबल है हमारी 78, ठीक है, अप्रोक्स 78.6, और हमारी नॉन मार्केटेबल कितनी है, ये है 20.50, ठीक है। और हमारी एक्सटर्नल डेट में कितनी है, बिल्कुल बहुत कम है, 6.15, ठीक है। तो ये हमारी, फिर हमारे पब्लिक अकाउंट में हमारी कितनी है, याद रखना, ये हमारा टोटल हो गया पब्लिक डेट, फिर हमारा पब्लिक अकाउंट में लायबिलिटीज ये है हमारी 12.74, कितनी है 12.74, और ये हमारी एक्स्ट्रा बजटरी कितनी है हमारी 1.43, ठीक है, 1.43। तो ये है हमारी टोटल लायबिलिटीज हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है। ये क्या है हमारी टोटल लायबिलिटीज गवर्नमेंट की, जिसमें सबसे पहले आता है पब्लिक डेट, फिर आता है पब्लिक अकाउंट्स की जो लायबिलिटीज है, फिर एक्स्ट्रा बजटरी जो रिसोर्सेज की जो लायबिलिटीज है। पब्लिक डेट में हमारे 2 आते हैं, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट में आती है हमारी मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल ज़्यादा है नॉन मार्केटेबल से, मतलब ठीक है, मार्केटेबल से, और फिर है हमारी एक्सटर्नल, फिर हमारी ये
पब्लिक अकाउंट, फिर हमारी एक्स्ट्रा बजटरी, तो ये हमारी टोटल लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट हो गई। अब हम देख लेते हैं क्या क्या बोल रखा है कि तो देखो पब्लिक डेट जो बोल रखा है पब्लिक अकाउंट में होता है, ऐसा नहीं है। जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ के अगेंस्ट जो हमारा वो होता है ना डेट, उसको बोलते हैं हम क्या, पब्लिक डेट। देखो क्योंकि पब्लिक डेट तो मैंने अलग बताया, ये पब्लिक अकाउंट वाला बताती तो इसी के साथ हो जाता है ये, तो ये किस में होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो डेट होता है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट, और ये पब्लिक अकाउंट अलग होता है, ये लायबिलिटीज अलग होती हैं। सेकंड है जो पब्लिक डेट है, वो उसमें बोल रखा है कि मोर देन 75% ऑफ टोटल लायबिलिटीज मतलब उसी में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। मोर देन 75% लायबिलिटीज जो हैं वो हमारी इसी मतलब इसी की हैं, मतलब पब्लिक डेट की जो लायबिलिटीज हैं वो हमारी ज़्यादा हैं, ठीक है। पब्लिक डेट की जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये तो आपको पता ही चल रहा है, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल रहा है कि पब्लिक डेट की देखो 75% से भी ज़्यादा हमारी पब्लिक डेट 117 में से 105 तो हमारी किसकी हैं, पब्लिक डेट। 105 लाख करोड़ का तो हमारा पब्लिक डेट ही है, तो ये लायबिलिटीज हमारी सबसे ज्यादा है, तो ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अप्रोक्स 90%, अप्रोक्स 89.9% जो टोटल लायबिलिटीज का है वो हमारा किस में आता है, हमारे पब्लिक डेट में ही आता है, ठीक है। 89.9% कितना आता है, 89.9% हमारा पब्लिक डेट में ही आता है, तो ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमें क्या बोल रहा है, इरिगेशन के बारे में बताना। इरिगेशन सबसे पहले है मोर देन 50% ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया इज इरिगेटेड थ्रू कैनाल सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कैनाल सिस्टम से कितना एरिया इरिगेट होता है। सबसे पहले तो नेट इरिगेटेड एरिया में ही हमारा टोटल सोन एरिया का 49% ही हमारे इरिगेटेड एरिया में आता है। उस 49% में से अबाउट 40% जो हमारा एरिया है वो कैनाल सिस्टम से इरिगेट होता है, जबकि जो 60% जो है वो हमारे से होता है, ग्राउंड वाटर से होता है। ग्राउंड वाटर से, ये कैनाल सिस्टम से, तो कैनाल सिस्टम से ओनली 40% होता है। इसने बोल रखा है मोर देन 50%, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, ठीक है। तो हमारा नेट सोन एरिया का 49% एरिया ही हमारा इरिगेटेड एरिया में आता है। उस 49% में से 40% हमारा कैनाल से इरिगेशन होता है और 60% हमारा ग्राउंड वाटर से इरिगेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है माइक्रो इरिगेशन फंड जो है एक इसको एडमिनिस्टर करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ये है ना मतलब माइक्रो इरिगेशन फंड इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, इसका एडमिनिस्टर कौन करता है, 1 सेकेंड, कौन इसको एडमिनिस्टर करता है, इसको एडमिनिस्टर करता है कौन, नाबार्ड। कौन इसको करता है, नाबार्ड करता है, ना कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये नहीं करती। नाबार्ड मतलब ये नाबार्ड के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, याद रखना इसको। नाबार्ड के अंडर ड्यूरिंग 2018-19 इसको माइक्रो इरिगेशन फंड को लाया गया था। कितने करोड़ का कॉर्पस इसमें दिया गया है, 5000 करोड़ का। कितना, 5000 करोड़ का कॉर्पस जो है वो माइक्रो इरिगेशन फंड में हमें दिया गया है, याद रखना। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसकी क्या है, हमारी नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मेनली किस मतलब ये माइक्रो इरिगेशन फंड नाबार्ड के अंदर तो क्रिएट किया गया है, मतलब है एडमिनिस्टर, लेकिन उसके भी मतलब कौन सी मतलब मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर ये मतलब किया गया है कि सिंचाई हम कैसे करेंगे, माइक्रो इरिगेशन से, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर ये किया गया है, ठीक है। और बस यही है, ये हो गया हमारा कौन सा, माइक्रो इरिगेशन फंड, ठीक है। तो इसके अलावा देखो अब इसमें बोल रखे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में आपने सुना ही होगा, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। मेनली ग्राउंड वाटर के कंट्री में ग्राउंड वाटर के रेगुलेशन के लिए आती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में, ठीक है। किस में आती है, सेंट्रल वाटर रिसोर्स में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर मतलब जो ये बोर्ड था, मतलब ये कब बना था, बोर्ड 1970 में बना था। किसको मतलब रिप्लेस करके बना था, रीनेमिंग थी। पहले एक था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, पहले क्या थी, एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रीनेम करके ये बनाया गया था 1970 में। किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आता था। ये जो एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती थी। इसको रीनेम करके हमने क्या बनाया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया। और जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दो चीज़ें हैं इसमें
इसमें कौन किसके अंडर आता है। और जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है वो भी किसके अंडर आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसके अंडर आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर आता है। और ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है ये 1970 में स्टैब्लिश किया गया था। किसको रीनेम करके, ये एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके ये किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर थी, लेकिन इसको किसके अंडर बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा से ये तो बोर्ड हो गया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में सुना होगा आपने, ये तो बोर्ड है। ये अथॉरिटी कब बनी थी, याद रखना, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बनी थी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी है, ये बोर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी इरिगेशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका डी, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। बोल रहे हैं सबसे पहले तो ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे, ड्रॉट प्रोन रीजन्स में। बिल्कुल भी नहीं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ था वहाँ पे स्टार्ट किया गया। मतलब कहाँ पे, हरियाणा पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इसको स्टार्ट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पायलट बेसिस स्टार्ट किया गया, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। ये सब स्कीम किसकी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आपने सुना होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में सुना होगा, उसका एक सब प्रोग्राम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। सेकंड है ये सब स्कीम है राष्ट्रीय, हाँ इसी की सब स्कीम है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2007 में स्टार्ट की गई थी। और भी बहुत सारी स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे आपने सुना होगा सैफरन मिशन, ठीक है। सैफरन मिशन ये भी इसी के अंडर है। ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। ब्रिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये भी इसी की स्कीम है, ठीक है, ईस्ट इंडिया। फिर रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये भी किसके अंडर है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मतलब अंडर आती हैं, तो ध्यान रखना है इसका। ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। क्या और कोई मिशन है इसके अंदर, यस और भी मिशन है, जैसे कि एक्सेलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी के अंदर है, ठीक है। एक्सेलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी के अंदर है। उसके अलावा है रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सोइल, क्या है, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सोइल, ये भी इसी के अंडर, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सोइल, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक और प्रोग्राम इसके अंदर है फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर है, फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किसके अंडर है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर ये स्कीम चल रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर भी इसमें पैसे देगा और स्टेट भी इसमें पैसे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च्ड पर्वतमाला। देखो पर्वतमाला के बारे में सही नहीं है बताना है, बोल रहा है ये मेनली इसमें रोडवेज डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर्वतमाला में हमें क्या रोडवेज डेवलप नहीं करनी, हमें क्या करनी है, रोप वेज डेवलप करनी है। क्या डेवलप हमें करने हैं, रोप वेज डेवलप करने हैं, बिल्कुल यही स्टेटमेंट गलत है। हिली एरियाज में रोड बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट किया गया है। नेशनल रोप वे, ये क्या है, रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे रोप से कुछ बनाया जाएगा, ठीक है, रोड की जगह। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो यही तो हमसे पूछा है। सेकंड है ये पीपीपी मोड में करवाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की क्या होगी, नोडल एजेंसी होगी, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। नोडल एजेंसी क्या होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचो कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई होगी, नहीं, यही बनाई गई है। फिर डी है कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी हिली एरियाज हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये सब में किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हो गया पर्वतमाला। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्या बोल रहा है, वल्चर बीज के बारे में बताना है। वल्चर बीज ऐसी क्या होती है जो मतलब, वल्चर बीज तो समझ में ही आ रहा होगा नाम से ही। सबसे पहले है कि ये ट्रॉपिकल स्टिंगलेस बी स्पीसीज है, बिल्कुल ये ट्रॉपिकल स्टिंगलेस बी स्पीसीज हैं। ये ऐसी ओनली बीज हैं वर्ल्ड में जो फूड सोर्सेज को यूज़ करती हैं, नॉट प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट, बिल्कुल जो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब ये मतलब गले सड़े को उनको खाती हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। इनका एक एक्स्ट्रा टूथ होता है जो मतलब फ्लैश को बाइट करता है, ठीक है, और इनकी गट क्या होती है, एसिडिक होती है, जो मेनली वल्चर्स की होती है ना, वैसी ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो इसलिए इसको
इसको वल्चर बीज भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हमें बताना है हेल्थ। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी मैं करंट अफेयर्स में करवा चुकी हूँ, जो पढ़ रहे होंगे अच्छे से उनको पता होगा। इंडियाज मिसिंग मिडल रिसेंटली किसने लॉन्च किया? इंडिया की मिसिंग मिडल जो ये है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ, नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया, किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया है। चलो मेरे को ये बताओ, ये वेट हंगर लाइफ कौन सी रिपोर्ट में आता है? ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में ये यूज़ होता है? वेट हंगर लाइफ कौन सी रिपोर्ट को निकालता है? ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपको कितना आप पढ़ते हो। ठीक है, इंडियाज मिसिंग मिडल रिसेंटली किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने। क्यों की है? क्योंकि लगभग, अगर मैं बात करूं कितने परसेंट लोग लगभग 30% लोग, हमारी लगभग 30% पॉपुलेशन, या फिर मान सकते हो 40 करोड़ जो लोग हैं वो मिसिंग मिडल में आते हैं, जिन्होंने कोई इंश्योरेंस अपना करवाया ही नहीं हुआ है। ठीक है, जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो इसलिए उनका इंश्योरेंस करने के लिए मेनली उन मिसिंग मिडल को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। मिसिंग मिडल ये रिपोर्ट निकाली है। तो 58 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इसमें बात चल रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्या बोल रहा है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 के बारे में बताना है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है कि ये PSLV C52 ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, PSLV C52 ने इसको लॉन्च किया है, तो बिल्कुल इसी ने इसका लॉन्च किया है। फिर है ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो मेनली हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। इंस्पायर सेट और INS-2 भी, ये जो 2 को पैसेंजर सैटेलाइट हैं, लॉन्च इसके साथ ही हुए हैं, ऐसा नहीं है, याद रखना। इंस्पायर सेट तो इसके साथ लॉन्च हुआ है, इंस्पायर सेट तो इसके साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन इसके साथ ही एक और लॉन्च हुआ है। क्या लॉन्च हुआ है? INS-2TD। क्या? INS-2DD नहीं लॉन्च हुआ है, INS-2TD लॉन्च हुआ है, 2TD लॉन्च हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये इसी का प्रिकर्सर है। इंडिया मतलब क्या है? इंडिया भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट जाएगा INS-2B। उससे पहले हमने क्या लॉन्च किया? INS-2TD लॉन्च किया, तो INS-2B लॉन्च नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। अगर आपको ये भी पता ना कि कौन कौन से इसके थ्रू लॉन्च हुए, तो इंस्पायर सेट लॉन्च हुआ है, जो IISc ने बनाया था। ठीक है, याद रखना, और मतलब कोलोराडो की यूनिवर्सिटी उन्होंने मिलकर बनाया था इसको, और एक है INS-2D जो कि इसरो से जा रहा था। तो ये दोनों गए हैं, मतलब 2TD गए हैं, ये नहीं गया है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। तो ये नहीं गया, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, जो ये इसकी लाइफ कितनी है मिशन की? 10 ईयर्स। कितनी है इस मिशन की लाइफ? 10 ईयर्स है। उसके अलावा अगर बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 की बात करें, तो ये इसमें कितना बोझ गया गया? 710 kg इसमें वेट गया है। ठीक है, किसको रिप्लेस करेगा? ये जाके राइसएट, आपने नाम सुना होगा, राइसएट 1 को ये जाके रिप्लेस करेगा, जो 2012 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्या हो गया? ये नॉन फंक्शनल हो गया, तो ये उसकी जगह को रिप्लेस करेगा क्या? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ठीक है, सतीश धवन सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। तो ये क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 59, आंसर हो गया सी। और किस किस में इसकी एप्लीकेशन है? जैसे कि फ्लडिंग होगी, हाइड्रोलॉजी होगी, सॉइल मॉइस्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर जगह प्रोवाइड कर सकता है। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें बताना है टॉप 2 कंट्रीब्यूटर्स किसमें? GSVA ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिशन में सर्विसेज सेक्टर में सबसे बड़े टॉप 2 कंट्रीब्यूटर कौन से हैं? टॉप 2 कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? तो आप बताओ, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? कर्नाटका और महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज की वैल्यू एडिशन में स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? महाराष्ट्र और कर्नाटका का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और याद रखना 2021 में जो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो कितने परसेंट ग्रू किया है? 10.8%। कितना ग्रू किया है? 10.8%। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका है? महाराष्ट्र का और कर्नाटका का। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 61 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पे। और एक और चीज़, सर्विसेज की बात करें ना, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो इंडिया ने मतलब ये इसमें सर्विसेज सेक्टर में इंडिया का सबसे ज़्यादा FDI आया है। ठीक है, मैंने पहले भी जो क्वेश्चन आया था कल का, उसमें बताया था कि FDI सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर में आया है। और अगर हम
क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट माने 2021 की माने तो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का वर्ल्ड में, ठीक है, 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है वर्ल्ड में। और 2019 में इंडिया कौन सा था, 9th लार्जेस्ट था, लेकिन अभी कितना बन गया, 5th लार्जेस्ट बन गया, मतलब 9th पोजीशन से 5th पोजीशन पर इंडिया आ गया। इतना ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आया है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आता है, हमारे सर्विसेज सेक्टर में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। अब हमें बताना है कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में जो जहाँ से हमारा टैक्स आता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में। और हमें किस में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कहाँ से आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें थी। तो कहाँ से आता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सबसे पहले तो आता है हमारा, सबसे पहले तो आया है हमारा जीएसटी से, सीधी बात है। सबसे पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स है, इससे आया। फिर आया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर आया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स से। और कस्टम्स और एक्साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा, फिर तीसरे नंबर पे वैसे तो इनकम टैक्स से आया है। फिर आया हमारा एक्साइज से, फिर आया हमारा एक्साइज से, और फिर आया हमारा कस्टम से, ठीक है, फिर आया हमारा कस्टम से। तो 2 सबसे लास्ट में और 4 सबसे पहले है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4, ठीक है। तो यही ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमारा किस में आया, सबसे पहले हमारी आई है जीएसटी, उसके बाद हमारा कौन सा आया है, उसके बाद आया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद आया हमारा इनकम टैक्स, ठीक है, उसके बाद आया हमारा कौन सा, एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद आ गई हमारी कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसके बाद आया हमारा सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये है हमारी कौन सी, जो टैक्स का हमारा इनकम आया वहाँ से, ठीक है। तो ये है उसकी सीक्वेंस, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये तो हमारे टैक्स में हो गए। नॉन टैक्स में क्या आया, नॉन टैक्स में हमारा कहाँ से आया, याद रखना। सबसे पहले तो डिविडेंड एंड प्रॉफिट से आया है, और उसके बाद आया हमारा किससे, इंटरेस्ट रिसिप्ट से। इंटरेस्ट रिसिप्ट से, डिविडेंड और प्रॉफिट से हमारा ज़्यादा पैसा आया है एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंसेप्ट रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, कैपिटल रिसिट्स की बात करें, कैपिटल रिसिट्स में डेट जो रिसिट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डेट रिसिप्ट्स। नॉन डेट रिसिप्ट से डेट रिसिप्ट ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है, ध्यान रखना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या था 2013-14 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लो आप अभी 2021-22 मान लो, ठीक है। अगर ये मानते हैं हम ऐसे, ठीक है, तो सबसे पहले है कि 1 सेकेंड, तो ये है हमारा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी क्या बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अब किस पेन से कर रहे हैं, इससे करते हैं, ठीक है। एक हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहे हैं। देखो पहले कौन सा ज़्यादा था, क्या था, अब कैसा, कौन सा ज़्यादा है, कम है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ये हमारा कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखो बताओ, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो अमीर पे जितना ज़्यादा अमीर होगा उस पर ज़्यादा लगता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सब पे बराबर। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। ये क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स हो क्या, वो होता है क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जितना ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा टैक्स लगता जाएगा और गवर्नमेंट के पास आता जाएगा। तो अभी क्या हो गया, अभी क्या ट्रेंड हो गया है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, देखो ये रहा है जीएसटी, ये हमारा क्या है, एज कम ज़्यादा है, मतलब किससे, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स किससे ज़्यादा है, हमारे डायरेक्ट टैक्स से, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है। और शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये मेरे को एक बार बताना, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया है। अब की बार हमारा जो इनकम टैक्स है शायद वो ज़्यादा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स से, ठीक है। अब की बार जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना है मेरे को कि क्या ये अब की बार यही गया है ना, तो शायद मैंने ये अपोजिट लिखवा दिया। तो एक मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, शायद मैंने ये अपोजिट लिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61, तो याद रखना। तो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज़ मतलब गलत है शायद इकोनॉमी के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमें क्या बोलता है कि हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, कि इस सेक्टर के बारे में बताना है। बोला कि यूरोप और एशिया पैसिफिक जो है ना वो हाईएस्ट अर्निंग किए हैं इंडिया से। तो याद रखना जो सबसे हाईएस्ट मतलब अर्निंग किए हैं इंडिया से वो कौन है, वो है यूएसए, ना कि यूरोप एंड एशिया पैसिफिक। कौन से, सबसे पहले है यूएसए, उसके बाद आते हैं यूरोप और फिर आता है एशिया पैसिफिक, ठीक है। फिर आता है एशिया पैसिफिक। यूएसए ने कितने अर्निंग की है, मतलब
एक्सपोर्ट रेवेन्यू की वो कितनी वो की है, तो याद रखना वो की है यूएसए ने की है हमारी कितनी परसेंट अप्रोक्स, अगर बात करें 62%, 62% यूएसए ने की है, यूरोप ने की है ओनली 11% और इसने की है एशिया पैसिफिक ने 7.5%, तो ये यूएसए है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है आईटीबीपीएम में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है और जो इंश्योरेंस है वो 41% एक्सपोर्ट्स का है, तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें 41% एक्सपोर्ट किसका हुआ है, हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का। किसका हुआ है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, इसमें सबसे ज़्यादा वो है, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का। उसके बाद बात करें, उसके बाद किसका है हमारा, फिर है हमारा, देखो ये तो हो गया बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब जो भी है इनका। उसके बाद आता है हमारा किसका, उसके बाद आता है हमारा मतलब हाईटेक या फिर जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका, फिर आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग और फिर आती है हमारे अदर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारे आंसर क्या आ जाता है बी, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में, आईटीबीपीएम सर्विसेज के बारे में जो सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे, हमें 63 पे सॉरी, इस्तांबुल कन्वेंशन पहले भी आया था, किसके लिए है, वो वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रिड्यूस करना है। टर्की ने अभी इससे बाहर निकला है, इसलिए ये न्यूज़ में कौन सी कंट्री बाहर निकली है, इससे टर्की अभी इस कन्वेंशन से बाहर निकली है, ठीक है, इस्तांबुल कन्वेंशन। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है ना, याद रखना ये कन्वेंशन कौन सा है, लीगली बाइंडिंग है। जो कंट्री इसको साइन कर लेगी वो क्या होएगी, उसको लीगली बाइंडिंग है, उसको कंट्री को कुछ रिफॉर्म्स जो है वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। याद रखना है किसने अडॉप्ट की थी, याद रखना काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको अडॉप्ट किया था, किसने किया था, काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको अडॉप्ट किया था। ह्यूमन राइट की कन्वेंशन है, 2011 में इसका रेटिफिकेशन हुआ है। ओपन फॉर रेटिफिकेशन कब हुई, 2011 में ये ओपन फॉर रेटिफिकेशन हुई है। और मार्च 2019 की बात करें 45 कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया है, 45 कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया, तो ध्यान रखना। तो ये है हमारा इस्तांबुल कन्वेंशन, ठीक है। और इंडिया ने क्या इसको साइन किया, बिल्कुल भी नहीं, इंडिया ने इसको बिल्कुल साइन नहीं किया। बेशक इंडिया की रैंक बिल्कुल पीछे चली जाए लेकिन इंडिया साइन नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसमें जो टर्की की रैंक आई है वो आई है 133 आउट ऑफ 156 कंट्रीज, कितनी 133 आउट ऑफ 156 कंट्रीज आई है 2021 में, लेकिन फिर भी उसने इससे क्या कर दिया, बाहर निकल गया। और फिर उसका क्या हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपके वहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है। तो आप इंडिया में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया की रैंक है 140 और इंडिया ने तो साइन भी नहीं किया इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, तो इंडिया की रैंक तो हमारी और भी पीछे, और भी बदतर है सिचुएशन हमारी टर्की से भी, ठीक है। तो भाई ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन निकालता है, वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। कब से निकल रही है ये, 2006 से हर साल निकाली जाती है। क्या क्या इसमें मापा जाता है, आपको पता है इसमें 4 चीज़ें मापी जाती हैं। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का कितना है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना, उसकी हेल्थ कितनी है, एजुकेशन कितनी है, ये 4 चीज़ें मापी जाती हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ह्यूमन मतलब जो हेल्थ है वो, और एजुकेशन उनकी मापी जाती है, ठीक है। 0 से 1 का इसमें स्कोर दिया जाता है, 0 से 1 का स्कोर दिया जाता है। तो ये हो गया इस्तांबुल कन्वेंशन, क्वेश्चन नंबर 63, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, चैंपियंस पोर्टल्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, चैंपियंस पोर्टल के बारे में। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप इसको कर ही लोगे, बहुत बड़ी इसकी है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो एमएसएमई के लिए ही होगा, तो क्या है ये, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एमएसएमई की, ठीक है, एमएसएमई की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। चैंपियंस की फुल फॉर्म क्या है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन, हारमोनियस, ठीक है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये है हमारा क्या, इसका इतना बड़ा नाम चैंपियंस पोर्टल का एमएसएमई मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ताकि क्या किया जा सके, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व की जा सके, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में, और उनके मतलब जो भी ब्राइट एमएसएमईज हैं, जो स्पार्क्स हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सके। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 64, आंसर हमारा क्या हो गया, ए।
आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 हमें क्या बोलता है, इंडिया इसके बारे में बताना है, VIX इंडेक्स के बारे में बताना है। बोल रहा है कि सेंसेक्स का है, तो आपको याद रखना है ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड है किस पे, निफ्टी के इंडेक्स पे, ना कि सेंसेक्स पे। किस पे बेस है, ये निफ्टी पे बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे बेस है, निफ्टी पे बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है, ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बताता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल है नियर टर्म में, नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज में, मतलब नेक्स्ट 30 डेज में मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी रहने वाली है उसको मेनली एक्सपेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ये जाना का ये VIX क्या है, याद रखना, ये VIX याद रखना, ये एक ट्रेडमार्क है किसका, शिकागो बेस्ड ऑप्शन एक्सचेंज का। ठीक है, एक शिकागो बेस्ड ऑप्शन एक्सचेंज है। ठीक है, ऑप्शन एक्सचेंज है, और मतलब मेनली स्टैंडर्ड्स एंड जो पुअर्स है ना, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, उसने ग्रांट कर दिया है लाइसेंस निफ्टी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, ताकि मतलब CBOE मतलब शिकागो बेस्ड ओपन एक्सचेंज से परमिशन लेके स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ने ये जो नाम है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, ताकि आप इसका नाम यूज़ कर सको, मतलब ये सारी वो करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको उतनी क्या मिल जाए, उतनी रिस्पेक्ट मिल जाए आपको मार्केट में। तो क्वेश्चन नंबर 65 फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं 66 पे। बोल रहे कि हर पार्सल ऑफ लैंड जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। तो देखो ऐसा नहीं है, देखो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर होता है कि जितनी भी लैंड्स जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, सबसे पहले तो ऐसी लैंड जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनकी ट्री कैनोपाई डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा है, जिनकी ट्री कैनोपाई डेंसिटी 10% से ज़्यादा, वो सारी किस में आती हैं, फॉरेस्ट कवर में आती हैं। ऐसी लैंड हो सकता है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर में हो या ना हो, तो ऐसा नहीं है कि हर पार्सल ऑफ लैंड जो फॉरेस्ट कवर में होता है वो रिकॉर्डेड होता है, ऐसा नहीं है। सेकंड है, इंडिया 10th लार्जेस्ट कंट्री है फॉरेस्ट एरिया में। तो देखो फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, टोटल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो एरिया एज ए फॉरेस्ट कवर होता है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो इंडिया कौन सी कंट्री है, तो इंडिया कौन सी कंट्री है, तो याद रखना इंडिया कौन सी कंट्री है, इंडिया 10th लार्जेस्ट कंट्री है फॉरेस्ट कवर में। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट हमारी दे रखी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, 10th लार्जेस्ट कंट्री है। पहली 5 कंट्रीज से फॉरेस्ट कवर में कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया, फिर है हमारी ब्राज़ील, फिर है कनाडा, फिर है USA और फिर है यहाँ पे चाइना। ठीक है, चाइना, ये है यहाँ पे चाइना और ये है कौन सा, कनाडा। तो याद रखना, ठीक है। तो ये है हमारी 5 सबसे बड़ी कंट्रीज जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। तो ये है रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। फिर थर्ड है, इन द टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला, जो 15th फाइनेंस कमीशन उसने 10% जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया है। मैंने फिर से बता रही हूँ मैं आपको, मैंने आपको इकोनॉमी में एक फॉर्मूला बताया था, iPad FT। ठीक है, iPad FT, इसमें क्या था, मैंने बताया था कि मतलब ये यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है 15 फाइनेंस कमीशन ने दी है, और यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज है जो मतलब फाइनेंस कमीशन ने दी है। I मतलब होता है इनकम डिस्टेंस, P मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन का क्राइटेरिया, मतलब इनकम को कितना दिया उन्होंने, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, 15 फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन है वो हुआ है iPad FT। ठीक है, मतलब जो मेरा iPad है वो क्या हो गया, फट गया है। ठीक है, तो iPad मतलब टूटता है, वैसे हमने फाड़ दिया उसको। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो I मतलब इनकम डिस्टेंस, और इसको कितनी परसेंटेज दी गई है, 45% दिया गया है। फिर है हमारा ये P एंड A, P मतलब P है हमारा क्या, पॉपुलेशन। ठीक है, जो 2011 की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है हमारी ये A मतलब एरिया, इन दोनों का परसेंटेज कितना है, इन दोनों का परसेंटेज है 15%। फिर आ जाती है हमारी ये क्या, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, क्या आती है हमारी, डेमोग्राफी में हमारा कितना है, 12.5% हमारा परसेंटेज लिया गया है। फिर हमारा है फॉरेस्ट हमारा कितना गया है, 10%। और फिर हमारा टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, ये कितने किए गए हैं, 2.5%। तो याद रखना ये है हमारा टैक्स डिवोल्यूशन, इनके हिसाब से हमारा टैक्स डिवोल्यूशन होगा, इन 6 इंडिकेटर्स के हिसाब से हमारा टैक्स डिवोल्यूशन होगा 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कौन कौन से है, तो हमारा फॉरेस्ट का कितना है, 10% है, तो हमने वही तो लिखा है।
वही तो लिखा है, तो यही तो लिखा है, कहाँ गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% लिख रखा है, तो बिल्कुल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, आ गया समझ में। अब भी नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा आपको ज़िंदगी में कभी भी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, आ जाते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में बताना है और IRDCL। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, 1 सेकेंड, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, जो कि NARDCL जो भी है, NARDCL जो भी है, ठीक है, एक है IRDC जो भी है, ठीक है, जो ये ध्यान रखना, ये दो कंपनीज है। सबसे पहले ये क्या करेगी, ये सबसे पहले मान लो कि ये एक बैंक है, ठीक है, ये एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ये बैंक है, इस बैंक में बहुत सारे NPA बन गए हैं। ये कंपनी क्या करेगी, NARDC, ये सबसे पहले इससे NPA खरीदेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, सबसे पहले इससे NPA खरीदेगी और 15% कैश में उसको पैसे देगी, और 85% क्या देगी, इसको सिक्योरिटीज़ दे देगी, ठीक है, सिक्योरिटीज़ देगी, 85% इसको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे देगी और 15% कैश में इसको पैसा दे देगी और इससे कुछ रुपए में ये NPA खरीद लेगी। ये एक वाली कंपनी। ये वाली कंपनी क्या करेगी, इन एसेट्स को जो हमने NPA जो ये खरीदे हैं इनको मार्केट में बेचेगी, ठीक है, इनको मार्केट में लिक्विडेशन या जो भी करेगी उससे पैसा कमाएगी ये वाली कंपनी, ठीक है, उसको बेचेगी। अब ये बेचेगी, ये पैसा कमाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ है, ये है बैंकों से NPA खरीदने के लिए और ये है मार्केट में बेचने के लिए, तो दो ये ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी चीज़ क्या है, बाई चांस मान लो कि NPA इन्होंने मान ले इसका जो वो था 100 रुपये का था, मान लो इनिशियली वो 100 रुपये का था, लेकिन इन्होंने 80 में बेच दिया वो, ठीक है, किसको, NARDC को इन्होंने 80 रुपये में बेच दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, 15% अमाउंट तो दे दिया वापस, 15% अमाउंट तो इनका दे दिया, लेकिन ये बाद में ये 70 रुपये का बिका, मान लो कितने का बिका, ये 70 का, इनका तो पैसा डूब गया, तो ये 70 जो रुपए है, मतलब ये तो दे ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट तो 10 रुपीज़ है वो दे ही नहीं पाएंगे, तो ये 10 अमाउंट जो रुपीज़ है वो कौन देगा, गवर्नमेंट ने इसमें अपनी गारंटी दे रखी कि हम देंगे भाई, अगर आपको कोई पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट ने उसको उसमें अपना वो कर रखा है, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है। गवर्नमेंट ने कितना बफर क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे याद रखना 30,600 करोड़ का, 30,600 करोड़ का गवर्नमेंट ने यहाँ पे बफर क्रिएट कर रखा है, याद रखना, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या है, बफर है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी, ये है हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। अब देखो, द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ बोथ NARCL एंड IRDCL विल बी ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने ये भी और बताना भूल गई कि देखो ये जो बैंकों से खरीदेगी ना ये NARDCL, ये इसका तो मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही ओन है, मतलब ज़्यादातर इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसी का से है। लेकिन IRDCL जो मार्केट में जाके बेचेगी उसमें किसका है, 51% ओनरशिप प्राइवेट बैंक की है। किसकी है, प्राइवेट ओन्ड बैंक की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दोनों ही, मतलब ऐसा नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक में दोनों ओन नहीं है, तो ये प्राइवेट ओन है और ये गवर्नमेंट ओन है, याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है NARCL विल एग्रीगेट एंड एक्वायर द स्ट्रेस्ड एसेट, बिल्कुल अभी बताया। एंड IRDCL क्या करेगी, इन रिटर्न विल प्रोवाइड स्ट्रेट एसेट मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन सर्विसेज टू NARCL टू एन एक्सक्लूसिव बेसिक, बिल्कुल वो बाद में जाके जो भी करना है वो करेगी उसका, ठीक है। तो दोनों ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या जाता है, बी, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो बस ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ ही आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में समझना है, पता नहीं लोगों ने इस पर 40-40 मिनट के लेक्चर बना रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, और बस यही है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रखा है, इंडियाज एक्सटर्नल डेट के बारे में बताना है, इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में बताना है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट अभी अभी थोड़ी देर पहले देखो इसमें बताया था कि किस में बताया था, नहीं पता नहीं कहाँ बताया था, चलो देख लेते हैं। The share of short-term debt in total external debt is more than 50% at the end March 2021। बोल रहे कि मार्च 2021 में जो शॉर्ट टर्म डेट था वो 50% से ज़्यादा था, याद रखना। तो इंडिया के एक्सटर्नल डेट सबसे पहले तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये बोल रहे कि शॉर्ट टर्म जो है वो कितना था, याद रखना। टोटल एक्सटर्नल डेट का जो शॉर्ट टर्म डेट था वो हमारा कितना था, ओनली 17%, कितना था, ओनली 17%। तो इसका मतलब सारा और क्या था, लॉन्ग टर्म, तो याद रखना शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा नहीं था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमसे क्या पूछिए, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। सेकंड है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज ए रेशियो टू एक्सटर्नल डेट क्रॉस 100% आफ्टर ए डिकेड इन 2021। तो आप एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो इंडिया के ज़्यादा हो गए हैं, किससे, इंडिया के डेट से, एक्सटर्नल डेट से। ये भी मैंने बताया था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया,
इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए, क्योंकि गलत स्टेटमेंट हमसे पूछी है। ठीक है, और वैसे अगर हम इंडिया के एक्सटर्नल डेट की बात करें तो वो रुपये में ज़्यादा है कि डॉलर में ज़्यादा, तो याद रखना यूएस डॉलर में इंडिया का डेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा है कितना, लगभग 51% जो कंपोनेंट है ना वो यूएस डॉलर में ही है, फिर आता है हमारा रुपये में, फिर आता है हमारा रुपये में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमारा ज़्यादा जो वो है ना इंडिया का एक्सटर्नल डेट वो किस में है, यूएस डॉलर में है। ठीक है, यूएस डॉलर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 68, आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 69 पे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th राउंड के बारे में बताना है। सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 2.2 टू 2 एट नेशनल लेवल। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फर्टिलिटी तो रिड्यूस हुई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमारी फर्टिलिटी रिड्यूस हुई है। केरला और चंडीगढ़ बोल रहे हैं ओनली 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, केरला और चंडीगढ़ नहीं है। याद रखना यहाँ पे कौन है, पुडुचेरी और तमिलनाडु। कौन से हैं, पुडुचेरी और तमिलनाडु। याद रखना ये 2 हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 100% कहाँ पे हुई है, पुडुचेरी और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 69, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। हमें बताना है मिशन वात्सल्य के बारे में। किसके बारे में, मिशन वात्सल्य के बारे में। सबसे पहले है कि इट प्रोवाइड्स चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो ये चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री मिशन वात्सल्य में प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल है। ये बोल रहे कि इसमें 2 स्कीम है, संबल और समर्थ है। ये ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, ए। वो देखते हैं हम आगे। मेन चीज़ क्या है ना, एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है ना, उसने लगभग सारे स्कीम्स को 3 हेड्स के अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन कौन से हेड है वो, एक तो है मिशन पोषण, एक तो है मिशन पोषण 2.0, एक है मिशन वात्सल्य जो अभी हमने पढ़ा, और एक तीसरा है मिशन शक्ति। कौन सा है, मिशन शक्ति। ठीक है, इनके अंडर सारी स्कीम्स को उन्होंने बांट दिया। जैसे कि मिशन पोषण की बात करें, मिशन पोषण में आपको पता ही है, मिशन पोषण में सारी चीज़ें वही है, मतलब सक्षम आंगनवाड़ी मिशन और मिशन पोषण जो है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है वो, आंगनवाड़ी सर्विसेज है वो, पोषण अभियान है वो, और नेशनल क्रेच स्कीम है वो। ठीक है, नेशनल क्रेच स्कीम है वो। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी नेशनल मतलब पोषण में। ठीक है, फिर है मिनिस्ट्री ऑफ मतलब मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिनिस्ट्री बोल रही हूँ, मिशन वात्सल्य में क्या अभी बताया, कॉमन सर्विस सेंटर और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स ऑल ओवर द कंट्री प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आगे हमारा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में क्या किया जाएगा, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो वुमेन की प्रोटेक्शन है उसके लिए जो भी स्कीम होंगी वो इसके अंडर होंगी। इसके अंडर 2 स्कीम आती है, एक तो संबल होती है और एक है सामर्थ्य। ये रहा संबल और सामर्थ्य, ये रही संबल और सामर्थ्य। ठीक है, संबल में मतलब क्या इंक्लूड होती हैं ऐसी स्कीम जैसे कि वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, हेल्पलाइन बोल रही हूँ, हेल्पलाइन नंबर, उज्ज्वला योजना, ये सारी संबल के अंडर है। सामर्थ्य के अंडर जिसमें उसकी सामर्थ्य की बिल्डिंग की जाती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, तो ये सारी किसके अंडर है, सामर्थ्य के अंडर है, संबल के अंडर ये है। तो मिशन वात्सल्य में क्या है, केवल यही है, ये तो मिशन शक्ति के अंडर है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए मैंने की थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमें बताना है किसके बारे में, इंडिया के एक्सटर्नल डेट में मतलब अरेंज करना है, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, शेयर किसका सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल डेट में। ठीक है, इंडिया के एक्सटर्नल डेट में किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, किसका शेयर सबसे कम है। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में बताना, तो 77% जो कंपोनेंट है ना वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है। ठीक है, वो है 77%। फिर हम अगर हम कमर्शियल उसकी बात करें तो वो कितना होता है, ओनली कमर्शियल की बात करें 2.5%। और फिर अगर हम NRI डिपॉजिट्स की बात करें तो ये भी मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ये बनाता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। तो 312 कौन सा आ गया, आंसर आ गया बी। ठीक है, 312, तो ये है एक्सटर्नल डेट में मतलब इनका कितना कंपोनेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंडिया का एक्सटर्नल डेट मेनली अप्रोक्स कितना है, $593 बिलियन। कितना है, $593 बिलियन हमारा एक्सटर्नल डेट है, जो अभी कितना थोड़ा सा बढ़ भी गया है। ठीक है,
3.9% जो है वो बढ़ भी गया है, तो ध्यान रखना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमें क्रम्ब रबड़ के बारे में बताना है। क्रम्ब रबड़, सबसे पहले ये रिसाइकिल्ड रबड़ है जो मेनली स्क्रैप्स टायर्स इनटू यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल से बनाई जाती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आंसर क्या हो गया, सी बिल्कुल। या अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्रम्ब रबड़ को या फिर क्रम्ब रबड़ से जो मॉडिफाइड बिटुमेन है उसको बिटुमिनस जो पेवमेंट्स है रोड बनाने के लिए उसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 73 पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में बताना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में बताना है। तो ये क्या है, तो याद रखना ये किस एक्ट के अंडर बनी हुई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट के अंडर बनी हुई है 1961 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किस किस को मतलब ये गारंटी देती है कि भाई आपके डिपॉजिट का, अभी इसकी लिमिट बताई थी मैंने 5 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, पहले 1 लाख थी, अभी 5 लाख कर दी गई है। और दूसरी चीज, कौन कौन इसके अंदर कवर है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो इसके अंदर कवर हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, फॉरेन बैंक ब्रांचेस हो गई। ठीक है, फॉरेन बैंक ब्रांचेस हो गई, जैसे कि लोकल एरिया बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक के सारे इसके अंडर कवर होते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस दिया जाता है उनको। याद रखना बैंक को कंपलसरी है कि वो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम देंगी, लेकिन वो डिपॉजिटर से रिकवर नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिपॉजिटर से जो बैंक से वो रिकवर नहीं कर सकते, वो प्रीमियम बैंक को ही देना होगा। तो 73 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमें बताना है यूनियन बजट 2022-23 के बारे में। उसने बताया कि 4 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कोल गैसिफिकेशन के लिए प्रपोज किए गए हैं, तो हमें उसके बारे में बताना है कि कोल गैसिफिकेशन के बारे में कौन सी प्रोसेस सही है, मतलब कौन सी सही बोल रखी है। ये प्रोसेस है जिसमें कोल को कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद है, इसमें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, पार्शली ऑक्सीडेटेड बाय एयर ऑक्सीजन स्टीम, तो ये मतलब एयर की प्रेजेंस में होता है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड है, इट इज कंसिडर्ड क्लीनर ऑप्शन। बिल्कुल, ये बर्निंग ऑफ कोल से क्लीनर ऑप्शन माना जाता है, और ये मिथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी को अचीव करने में भी हमारी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसमें, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 75 पे। हमें बताना है फैक्टरिंग रेगुलेशन के बारे में। फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है। बोल रहा है सबसे पहले तो यूके सिन्हा की कमेटी पे ये जो मतलब वो है आया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूके सिन्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये आया है। थोड़ी देर पहले मैंने यूके सिन्हा के बारे में एक और जगह बताया था, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप यहाँ तक आ चुके हो। तो मैंने पिछले लेक्चर में यूके सिन्हा कमेटी के बारे में बताया था कि उन्होंने कहाँ पे क्या रिकमेंड किया था, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको याद है तो कहाँ पे आई थी ये। ठीक है, याद रखना मेरे एमएसएमईज को फायदा पहुंचाने के लिए फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। सेकंड है, ओनली दोज एनबीएफसीज व्हिच डू फैक्टरिंग एज प्रिंसिपल बिजनेस विल बी एलिजिबल टू डू फैक्टरिंग बिजनेस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल वही मतलब वो कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि जो प्रिंसिपल बिजनेस का जो क्राइटेरिया वो हटा दिया गया है, और लगभग जो एलिजिबल एनबीएफसीज हैं उनका नंबर क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें जो भी एलिजिबल प्रिंसिपल बिजनेस का क्राइटेरिया हटा के मेनली इसका मतलब जो नंबर है वो इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना। तो अब बहुत सारी जो एनबीएफसी हैं वो कर सकती हैं। और वैसे मतलब जो ये फैक्टरिंग वाला क्राइटेरिया था ये कब आया था, फैक्ट्री एक्ट 2011 के हिसाब से लाया गया था। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 2011 के हिसाब से लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। हमें क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में बताना है। सबसे पहले है इंडिया का जो नेट सरप्लस ट्रेड है सर्विसेज में ड्यूरिंग द इंडिया हैज नेट सरप्लस ट्रेड इन सर्विसेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोले कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के बीच में इंडिया का जो सर्विसेज का जो ट्रेड है वो क्या हुआ है, नेट सरप्लस में हुआ है। नेट सरप्लस में हुआ, तो बिल्कुल इंडिया का जो ट्रेड है वो क्या हुआ, सरप्लस में हुआ है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सरप्लस में हुआ है। सेकंड है, एक्सपोर्ट्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज कंटिन्यू टू बी लार्जेस्ट कंपोनेंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने मतलब थोड़ी देर पहले तो शायद नहीं बताया। ठीक है, मतलब जो सर्विसेज है उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका है, कंप्यूटर सर्विसेज का। याद रखना, कंप्यूटर सर्विसेज का है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसका एक्सपोर्टर है,
फिर उसके बाद आती है हमारी बिजनेस कंपोनेंट, ठीक है, उसके बाद आती है बिजनेस कंपोनेंट और उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्विसेज का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है ए, ठीक है। और सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है 19 से लेकर 21 के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर, बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये है मेनली 80% सर्विसेज का यही बना देती हैं, 3 सेक्टर बना के 80% जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट का 80% तो यही है, ठीक है। सर्विसेज एक्सपोर्ट का जो 80% कंपोनेंट है वो यही 3 सर्विसेज बना देती हैं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 76, हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे। हमें पीएम डिवाइन के बारे में बताना है। पीएम डिवाइन क्या है भाई, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप बता दोगे। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है इनिशिएटिव और ये है डेवलपमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो सबसे पहले है कि इट एम्स एट फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नीड बेस्ड सोशल डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। नहीं, अभी तो बताया नॉर्थ ईस्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आ गए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नीति आयोग, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, इसको इम्प्लीमेंट करेगी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। कौन करेगी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ना कि नीति आयोग। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, तो आंसर आ गया डी, क्योंकि करेक्ट पूछा है, करेक्ट तो एक भी नहीं है, ना पहला है ना दूसरा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ये क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट में हमें डेवलपमेंट करने के लिए बजट 2022-23 में ये स्कीम लॉन्च की गई है, और उसका एलोकेशन लगभग कितना किया गया, अभी स्टार्टिंग में 1500 करोड़, कितना किया गया, 1500 करोड़। 77 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 78 पे। हमें बताना है कि हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में कहाँ पे हुआ है। देखो अभी थोड़ी देर एफडीआई में थोड़ी देर पहले बताया था, एफडीआई के बारे में नहीं, कल मैंने बताया था, ठीक है, कल मैंने बताया था कि एफडीआई का सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो है वो कहाँ हुआ है, या फिर पहले लेक्चर में जब भी अभी ये लेक्चर आएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में करवाया है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा वो हुआ है, 78 का भी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा वो हुआ है, कंप्यूटर और हार्डवेयर ने सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो फ्लो किया है 43% के आसपास, ठीक है। कल का लेक्चर जाके देखना, वहाँ पे मैंने बड़े ही अच्छे से बता रखा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। असीम पोर्टल के बारे में बताना। असीम की फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर, सबसे पहले क्या है, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल के बारे में बताना है। सबसे पहले ये एक डेटाबेस है स्किल्ड वर्कफोर्स का, किसका है, स्किल्ड वर्कफोर्स का एक डेटाबेस है बिल्कुल, जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स की मैचिंग की जाएगी मार्केट डिमांड के हिसाब से, और इसको मेनली कौन मैनेज करता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको वो करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। और किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया है, और ऐप भी इसका एक लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये प्लेटफॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर क्या हो गया, सी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ऊपर वाले मैंने कल ही आपको बताया था कि कंप्यूटर की सबसे सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद आती है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर तीसरे पे आता है हमारा सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर। फिर आती है हमारी ट्रेडिंग, ठीक है। फोर्थ पे कौन सी आती है, हमारी ट्रेडिंग आती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ पे टेलीकम्युनिकेशन। फिफ्थ पे क्या आता है, टेलीकम्युनिकेशन। तो ध्यान रखना ये है हमारी एफडीआई की इन्फ्लोज, जहाँ पे जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आती है। सबसे पहले आ गया हमारा कंप्यूटर, फिर आ गया हमारा ऑटोमोबाइल, फिर आ गई हमारी फार्मा, फिर आ गई हमारी ट्रेडिंग, और फिर आ गया हमारा टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 74। और किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आई है, मैंने बताया था सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आई है। सबसे पहले सिंगापुर, फिर यूएसए, फिर मॉरिशस, ठीक है। इनके बाद अगर 5 कंट्रीज़ की बात करें, मॉरिशस के बाद आया हमारा नीदरलैंड, और फिर है जापान, ठीक है। नीदरलैंड और फिर हमारी जापान, जहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी एफडीआई आई है। तो ये कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है, ये किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आई है, और मैंने बताया था गुजरात में सबसे ज़्यादा आई है। तो मेरे को बताना सेकंड एंड थर्ड स्टेट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है। कल ही अगर आपने अच्छे से सुबह पढ़ा होगा, अगर जो भी है, जब भी आपने ये लेक्चर देख रहे हो, पढ़ा होगा पहला लेक्चर, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भी हमारा हो गया। आ जाते हैं 80 पे। रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मापा जाता है, सीपीआई कंबाइंड से मापा जाता है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सीपीआई कंबाइंड से हमारा क्या मापा जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन माना जाता है। और अभी 2021 में कितना था, 6% से थोड़ा ज़्यादा था। कितना था, 6% से थोड़ा ज़्यादा था। तो ये हो गया हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। आ जाते हैं 81 पे। हमें क्या बोल रहा है, 81 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, IFC-IOR मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन के बारे में बताना है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन सबसे पहले है, इट वॉज एस्टेब्लिश बाई इंडियन नेवी टू कीप ट्रैक ऑफ शिपिंग ट्रैफिक।
तो ये क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये इंडियन नेवी ने एस्टेब्लिश किया था शिपिंग ट्रैफिक के रिकॉर्ड को रखने के लिए। सेकंड है इसके हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया में है, बिल्कुल इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। और इंडिया में भी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, गुड़गांव में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर्स, याद रखना, ठीक है। थर्ड है इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, बिल्कुल उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, डी, ठीक है। मंथली अपडेट्स देता है, ये क्या देता है, मंथली अपडेट्स, ध्यान रखना क्या देता है, मंथली अपडेट्स देता है। उसके बाद बात करें कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये 2018 में एस्टेब्लिश किया गया था। कब, 2018 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, एज ए रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मैरीटाइम, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए, ठीक है। तो याद रखना जितनी भी कंट्रीज ने साइन ऑल कंट्रीज है साइन वाइड शिपिंग एग्रीमेंट, कौन सा हमने एग्रीमेंट इसमें साइन किया है, वाइड शिपिंग का एग्रीमेंट साइन किया है। वाइड शिपिंग का एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब जो कमर्शियल जो शिपिंग होती है, वाइड शिपिंग मतलब कमर्शियल जो शिपिंग होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट ऑफ कार्गो शिप, उसके बारे में हमने ये साइन किया है, इंडिया ने इसको किया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है जो ये साइन किया गया है IFOC के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 81 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या बोल रखा है, पर्वतगिरी और तिलेश्वरी बरुआ, ये कौन है, याद रखना ये वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। कौन थी ये, फ्रीडम फाइटर थी। पर्वतगिरी कौन थी, ये उड़ीसा की थी। पर्वतगिरी कौन सी थी, ये उड़ीसा की थी। प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर थी जिनको मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, ठीक है। अगर कोई पूछते हैं मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा कौन है, वो है कौन है, पार्वती गिरी, ठीक है। पार्वती गिरी ये 16 साल की थी जब इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में टेक पार्ट लिया था। कब था ये, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था और इन्होंने गांधी के तरीके को अपनाया था, मतलब नॉर्मल काम करने के लिए, ठीक है। और मेन लास्ट में क्या था, इनको बानी कन्या भी कहा जाता है, ठीक है। बानी कन्या भी कहा जाता है। ये एज ए SDO पोस्टिंग भी हुई थी, मतलब SDO की पोस्टिंग पे एज ए जज भी बैठी थी। और इन्होंने जो भी बॉयज़ थे उनको बोला था कि SDO को बांध के लाओ और उसको रस्सी से बांध के लाओ, और फिर उसके लिए जेल भी हुई थी 2 साल की, ठीक है। तो इसी के लिए ये थी पर्वतगिरी, जिनको उसके लिए जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स और रेजिलियंस के लिए इनको जाना जाता है। बान्ही कन्या भी इनको बोला जाता है, बान्ही कन्या भी इनको बोला जाता है। तो ये है पार्वती गिरी। और ये तिलेश्वरी बरुआ कौन थी, तो ये तिलेश्वरी बरुआ कौन थी, तिलेश्वरी बरुआ यंगेस्ट मार्टायर थी, जो 12 साल की थी। कितनी थी ये बिल्कुल ही 12 साल की थी। ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में ही थी और इन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर ट्राई कलर फहराने की कोशिश की थी, ठीक है, याद रखना इसको। तो इन्होंने भी कोशिश की थी। तो ये थी हमारी ये, और ये मेनली कहाँ से थी, असम से थी। कहाँ से थी, असम से थी। तो क्वेश्चन नंबर 82 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या बोलता है, यूनियन गवर्नमेंट इन दी बजट 2022-23 ने प्रपोज किया है डिजिटल रुपी को लॉन्च करेगा। तो स्टेटमेंट सही नहीं है, बतानी है। ये फिएट करेंसी जैसा, बिल्कुल फिएट करेंसी जैसा है। इट विल लेड टू चीपर करेंसी मैनेजमेंट, इससे क्या होगा, करेंसी मैनेजमेंट चीपर हो जाएगा, ये भी सही है। थर्ड है इट विल अपीयर एज ए एसेट, देखो बैलेंस शीट में एसेट की तरह ये अपीयर नहीं होगा, ध्यान रखना, ये एसेट की तरह बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके हमारी क्या है, करेक्ट है। ये है डिजिटल रुपी के बारे में, क्योंकि ये एसेट की तरह अपीयर नहीं होगा, ये किसकी तरह अपीयर होगा, एज ए लायबिलिटी अपीयर होगा, ठीक है, याद रखना, एसेट की तरह अपीयर नहीं होगा, ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी अपीयर होगा और इसमें कोई रिस्क नहीं होगा, ठीक है, एंड विल कैरी नो रिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 83 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। हमें बताना है फार्म्स के बारे में। फार्म्स ऐप एक लॉन्च किया गया, उसके बारे में बताना। ये है फार्म मशीनरी सॉल्यूशन। फार्म्स का क्या है, फार्म मशीनरी सॉल्यूशन। रेंट पे मशीनरी लेना, फार्म की मशीनरी, मान लो किसी के पास ज़्यादा है, उसके पास रेंट पे लेना, उसको बोलते हैं फार्म ऐप। इसके लिए लॉन्च किया गया है टू हेल्प द फार्मर्स इन गेटिंग रेंटेड फार्म मशीनरी थ्रू कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ठीक है। हायरिंग सेंटर्स पे जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम के लिए मशीन है वो वहाँ रख देंगे और आपसे रेंट पे ले लेगा कोई भी। तो ये है हायरिंग सेंटर। तो आंसर आ गया क्या सी। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, इस ऐप को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 पे। हमें बताना है वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के बारे में। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट सबसे पहले बोल रखा है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग है वर्क फोर्स के अंडर वो इम्प्रूव हुई है। फॉर्मल वर्क फोर्स के अंडर जो देखो बिल्कुल अभी फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होगी है कंट्री में इंक्रीज होगी है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये उन्होंने बोला है।
सेकंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो टारगेट कर रही है कि हमें 50% स्कूल लर्नर्स को वोकेशनल एजुकेशन के एक्सपोजर देना 2025 तक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, याद रख लेना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये भी हमारा टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी, दोनों ही टारगेट्स हमारे सही दे रखे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, उसमें क्या बताएं हम, गिफ्ट सिटी के बारे में बताना है। इंडिया की पहली IFSC जो थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की गई थी, तो बिल्कुल भाई एस्टेब्लिश तो की गई थी। सेकंड है फॉरेन यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अलाउ है, याद रखना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी अलाउ हैं। यूनियन बजट 2022-23 में फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पे अलाउड कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बाय ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, वो एग्जाम्प्टेड है टैक्स से, तो बिल्कुल ये एग्जाम्प्टेड है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 87 पे, हमें बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो शेयर जाता है वो कहाँ पे जाता है, सब्सिडीज़ में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जाता है, सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ में जाता है। उन सब्सिडीज़ में का भी कंपोनेंट की बात करें तो सब्सिडीज़ में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है, सबसे ज़्यादा फूड सब्सिडीज़ में जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ में जाता है, और उसके बाद है पेट्रोलियम पे जो सब्सिडी जाती है उसमें जाता है, ठीक है। तो इन सब्सिडीज़ में जाता है मेजर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो मेजर सब्सिडीज़ में जाता है, ठीक है। तो ये है मेजर सब्सिडीज में जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, देखो ये तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंट्री में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना परसेंट, 13.5%, ठीक है, 13.5%। और सबसे ज़्यादा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में हुआ है, रोड एंड रेलवेज में, कहाँ पे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में, सॉरी रोड में सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर रेलवे में हुआ है, और फिर हुआ है हाउसिंग में। याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, रोड में, फिर रेलवे में, फिर हाउसिंग में। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है, 13.5% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम शेयर ऑफ मतलब उसकी बात करें, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो मान लो कि ये है, मतलब मान लो ये है हमारा क्या, इकोनॉमी, ठीक है। ये यहाँ से मान लो 2014, ठीक है, यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया घटाया, क्या कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है, कैसे हुआ है, तो हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम अपने किसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले 1 सेकेंड, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम करेंगे कौन सा, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कौन सा करेंगे अब हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसे है, अभी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली पिछले 5 साल में बढ़ा है, घटा है, कैसे हुआ, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी कोई कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी कोई कंसिस्टेंट ग्राफ नहीं है, लेकिन हाँ 2018 से लेके ये क्या हो रहे हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो घट रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड है, ये 2-3 साल का, और वैसे कोई पीछे से कोई कंसिस्टेंट ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर, ठीक है। ये क्या है, शेयर, तो ध्यान रखना। तो ये हमारा शेयर। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 87, आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 88 पे। हमें बताना है डेट पोजीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट पोजीशन के बारे में बताना है। बोले कि टोटल लायबिलिटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एज ए जीडीपी वो बढ़ गई है। टोटल लायबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो तो इंक्रीज हो गई है। मैंने तो बताया ही था आपको कि टोटल लायबिलिटीज कितनी है, 117। देखो मैंने आपको एक शायद वो भी दिखाया था, 1 सेकेंड, मैंने आपको दिखाया भी था कि कितनी कितनी है, ठीक है। ये तो
हाँ देखो ये रही हमारी टोटल लाइबिलिटीज़, मैंने बताया था 117 लाख करोड़ है। कितनी है? 117 लाख करोड़ है हमारी लाइबिलिटीज़, और ये हमारी क्या है, पीछे से बढ़ गई है। ठीक है, ये हमारी मतलब पिछले साल से जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं ये हमारी बढ़ भी गई हैं। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है कि बढ़ गई है। सेकेंड है कि नॉन मार्केटेबल जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 90% से ज़्यादा हमारा इंटरनल ट्रेड बनाती हैं। अभी देखो मैंने बताया था पब्लिक डेट में कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, कुछ नॉन मार्केटेबल होती हैं। और देखो अगर पब्लिक डेट हमारा 105 है तो उसमें से 78 जो है मार्केटेबल है। तो इसका मतलब क्या, 90% से ज़्यादा क्या हमारी 90% से ज़्यादा मार्केटेबल है और नॉन मार्केटेबल ओनली 20% है। तो इसमें क्या बोल रखा है, नॉन मार्केटेबल 90% दे रखा, नहीं, नॉन मार्केटेबल तो ओनली कितनी है, ओनली 18% के आसपास है। कितनी है? ओनली 18% के आसपास है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, एक बार समझ लिया किसकी लायबिलिटी कितनी ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है, ये आप याद रख लेना, इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये इससे आपको पता चल जाएगा। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 हमें क्या बोलता है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब है एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अभी बोल रखा है कि फॉर्मलाइजेशन डिक्रीज हुआ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारा फॉर्मलाइजेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया जॉब मार्केट का। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, दी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल जो लेबर फोर्स में होते हैं। तो बिल्कुल उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन होते हैं। फोर्थ बोल रहा है डिक्लाइन इन वर्क फोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर लास्ट 2 ईयर। देखो लास्ट 2 ईयर्स में क्या हुआ है, कोरोना आ गया है, कोरोना के कारण बहुत सारे लोग गाँव में चले गए हैं, वो एग्रीकल्चर करने उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो डिक्लाइन नहीं, इंक्रीज हो गया है। एग्रीकल्चर जो लोग एंगेज हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी क्या रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। समझ गए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। और एग्रीकल्चर में लोग कितने बढ़ गए हैं, पहले थे 42%, अगर हम बात करें 2018-19 की, 18-19 की 42% थे, अभी कितने हो गए, 45% हो गए अगर हम 2019-20 की बात करें। ठीक है, तो याद रखना ये है हमारा थोड़ा सा मतलब स्टैटिक्स। 89 का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 90 पे। पेरोवोक्साइट बेस्ड सोलर सेल के बारे में बताना है। सबसे पहले है पेरोवोक्साइट मटेरियल आर वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल एज दे आर अफोर्डेबल। देखो ये अफोर्डेबल होते हैं इसलिए ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेरोवोक्साइट बेस्ड सोलर सेल जो है ये रूम टेम्परेचर पे भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, IIT गुवाहाटी ने क्रिएट किया है एक क्या, पॉली इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक ऐसा पॉलीमर क्रिएट किया है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ताकि जो पेरोवोक्साइट जो फिल्म्स हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये है पेरोवोक्साइट सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 90 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। अभी आया था फैक्टरिंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लिक्विडिटी का। किसके लिए, MSME के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था किसके लिए, MSME के लिए। तो इट इज़ ए ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक एंटिटी जो है वो रिसीवेबल सेल करती है थर्ड पार्टी को इमीडिएट फंड्स के लिए। ठीक है, इमीडिएट फंड्स के लिए वो ट्रांसफ़र करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। 91 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, 92 पे। हमें बताना है अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना क्या है, मोर देन 50% ऑफ इट्स सब्सक्राइबर्स आर बिटवीन द एज ऑफ 18 से 25। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए अटल पेंशन योजना के बारे में। सबसे पहले अटल पेंशन योजना आई कब है, 2015 में आई है। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी ठीक है ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अटल पेंशन योजना आई है 2015 में। और कौन कौन से लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, 18 से लेके 40 ईयर तक के लोग जो हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, 18 से लेके 40% तक के जो लोग हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रखना इनका जो नंबर है, अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना में नंबर की, तो 18 से लेके 25 तक के जो हैं वो मोर देन 43% ही हैं, 50% से ज़्यादा नहीं है, 43% के आसपास है। ठीक है, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोले कि ज़्यादा फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं मेल से। तो याद रखना फीमेल सब्सक्राइबर का नंबर यस इंक्रीज हुआ है। पहले 37% थी 2016 के आसपास, अब 44% फीमेल सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन मेल ज़्यादा ही रहे ना, फिर भी मेल ज़्यादा रहे। अगर वो 44% होगी तब भी तो ज़्यादा मेल हो रहे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। ठीक है,
ध्यान रखना है इसमें ज़्यादातर पीपल एक और नया ट्रेंड आया है कि इसमें जो ज़्यादातर पीपल है वो 1000 रुपये पर मंथ की पेंशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, 1000 रुपये पर मंथ की पेंशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको एडमिनिस्टर कौन कर रही है, इसको एडमिनिस्टर करती है PFRDA। कौन कर रही है, PFRDA। ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है PFRDA। और हाँ, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आपने सुना होगा कि ये तो हो गया अटल पेंशन योजना। अगर आपने हमारे पहले वाले करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि एक होती है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पर पेंशन स्कीम है जो 2004 में तो लाई गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए केवल। ठीक है, लेकिन बाद में इसको सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको 18 से लेके 65 ईयर तक के जो लोग हैं वो कोई भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है, मतलब जो भी है नेशनल पेंशन स्कीम को। तो क्वेश्चन नंबर 92 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 93 पे। NBFCs के बारे में बताना। द क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम NBFC हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इन ईयर ऑन ईयर सिंस 2013। बोला कि जो क्रेडिट ग्रोथ है NBFC में वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रही है। तो याद रखना, जो डिक्रीज तो कर रही है लेकिन कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं कर रही है। 2013 से 21 तक काफ़ी ज़्यादा उसने वेरिएशन शो किए हैं, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड बोल रहे हैं कि जो क्रेडिट टू GDP रेशियो है NBFC का वो इंक्रीज किया है। मतलब क्रेडिट टू GDP रेशियो जो हमारे NBFC का है वो इंक्रीज किया, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। ठीक है, क्रेडिट टू GDP रेशियो मतलब जो NBFC का वो इंक्रीज किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारी आंसर क्या आ जाती है, बी। ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ की NBFCs की, मतलब कितनी उसमें क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ टू NBFCs की। अगर हम यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2013-14 है और ठीक है यहाँ पे 2020 है, तो इसकी जो मतलब ऐसे इसका ग्राफ हुआ है। ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये हमारा क्या है, ये है हमारी मान लो परसेंटेज। ठीक है, तो क्रेडिट ग्रोथ का कोई कंसिस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। ठीक है, बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ये हमारी क्रेडिट ग्रोथ। उसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, क्रेडिट टू GDP रेशियो, क्रेडिट टू GDP रेशियो। ठीक है, क्रेडिट टू GDP रेशियो देख लेते हैं। क्रेडिट टू GDP रेशियो अगर हम 2013 से लेके अगर हम 21 तक देखें ना, क्रेडिट टू GDP रेशियो अगर 2013 से लेके अगर हम 2013 से लेके अगर हम देखें कब 2021 तक, तो कितनी हुई है। सबसे पहले तो मान लो कि 8.6 थी। ठीक है, 8.6 थी, फिर उससे कितनी हुई हमारी, 8.8 हुई। ठीक है, 8.8 हुई, फिर हुई हमारी 8.9। ठीक है, उसके बाद कितनी हुई हमारी, 9.6, फिर हमारी रही 9.6 ही रही। ठीक है, उसके बाद हमारी कितनी हो गई, उसके बाद हमारी होगी 11.5। ठीक है, उसके बाद हमारी 11.5 से कितनी होगी, 12.2, फिर 12.2 से हमारी कितनी होगी, 12.1। ठीक है, याद रखना यहाँ पे थोड़ी सी 12.1 होगी और उसके बाद होगी हमारी 13.7। तो ये थोड़ी सी मार्जिनली थोड़ी सी डिक्रीज की है। यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्रेडिट टू GDP रेशियो, क्रेडिट टू GDP रेशियो तो इंक्रीज किया है। तो वैसे तो नॉर्मल 2013 से लेकर 2021 तक हमारा क्या क्रेडिट रेशियो इंक्रीज ही किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्रेडिट टू GDP रेशियो हमारा इंक्रीज किया है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ जो है NBFC की वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज नहीं की है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है। आ जाते हैं 94 पे। हमें बताते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में बताना है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में। इसने बोल रखा है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है विलेजेस का, जो बॉर्डर के अलोंग है सारी कंट्रीज के। ऐसा नहीं है जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे सिटीज़ और मतलब विलेजेस हैं, मेनली जो चाइना के से बॉर्डर लगे हुए विलेजेस हैं उनको मेनली वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। विलेजेस विल बी प्रोवाइडेड विद डायरेक्ट टू होम एक्सेस टू दूरदर्शन एंड एजुकेशनल चैनल्स अंडर दिस प्रोग्राम। बिल्कुल ये प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्यों किया गया है। तो बॉर्डर के आसपास जो भी गांव हैं उनको कनेक्ट करने के लिए मेनली ये किया गया है, ताकि जो भी वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, लिमिटेड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको कनेक्ट किया जा सके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 94। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्या बोल रहा है, हमें बताना है इंडियन इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले अबाउट 65% जो एडिशनल वर्कर हैं 2019-20 में जो ज्वाइन हुए वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 65% जो 19-20 में जो लोग एडिशनल वर्कर फोर्स में ज्वाइन हुए हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
सेकंड है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो रूरल एरियाज में है वो ज़्यादा है अर्बन एरियाज से। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। रूरल एरियाज में जो अर्बन मतलब क्रिएशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मतलब जॉब क्रिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ पे 3.45 करोड़ लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, जबकि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे कितना क्रिएट हुआ है? 1.30 करोड़ ही। ठीक है। फिर है थर्ड है मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर देन एग्रीकल्चर। तो 45% आपको मैंने बता दिया कि लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। ठीक है। तो हमारे अप्रोक्स 14 करोड़ पीपल हमारे किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारी ओनली 5.42 करोड़ पीपल हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। तो नॉर्मल साइज में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में कुछ सर्वे दे रखे हैं, उसमें इसी की ये बातें हैं। फिर आ जाता है 96 पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ के बारे में बताना है कि लास्ट 2 ईयर्स में मेजर किस किस का एक्सपोर्ट हुआ है। तो देखो मेजर टॉप 10 एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ अगर आपको याद है ना तो आप कर लोगे। टॉप 10 में कौन कौन सी आती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने टॉप 10 याद कर ली तो आप कर लोगे। सबसे पहले मैरीन प्रोडक्ट्स, सबसे पहले कौन से आते हैं? मैरीन प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद आते हैं फिर हमारे मतलब जो नॉन बासमती राइस, कौन आते हैं? नॉन बासमती राइस। फिर आते हैं हमारे स्पाइसेस, फिर आते हैं हमारे स्पाइसेस, फिर आती है हमारी शुगर, फिर आती है हमारा बफलो मीट, फिर हमारा क्या आता है? बफलो मीट। फिर आता है हमारा कॉटन रो इंक्लूडेड वेस्ट, क्या नहीं, फिर आता है हमारा बासमती राइस, सॉरी, फिर आता है हमारा बासमती राइस, फिर आ जाता है हमारा बासमती राइस, फिर आता है हमारा कॉटन रो कॉटन। ठीक है। फिर क्या आता है? हमारा वीट, फिर आता है हमारा वीट, फिर आता है हमारा कैस्टर ऑयल। ठीक है। फिर आता है हमारा कैस्टर ऑयल, और फिर आता है जो भी मिससेलुनस जो भी चीज़ें हैं। तो ये होगी हमारी 10 मतलब सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज़। तो हमें बताना है कि लास्ट 2 ईयर्स में मेजर कौन, तो मेजर तो ये 10 ही होंगी ना, इसके अलावा जो होंगी वो नहीं होंगी। तो अब इसमें देखो क्या शुगर आ रहा है? बिल्कुल शुगर आ रहा है, तो ये है। पल्सेस क्या आ रही है इसमें? कहीं भी देखो, कहीं पल्सेस आपको दिख रही है, पल्सेस नहीं दिख रही तो ये नहीं आ। क्या वेजिटेबल ऑयल कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेरीन प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, यस पहले पे ही दिख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो हैं, लेकिन ये नहीं है। तो ये 10 कमोडिटीज़ आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी कि कौन सा है सबसे ज़्यादा, कौन सा है सबसे कम। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। आंसर क्या हो गया हमारा? डी। ठीक है। आंसर हो गया हमारा डी। उसके बाद अगर हम बात करें ना एक्सपोर्ट, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो 23% से 35% बढ़ गया है। ठीक है। 23% से मतलब 23% इंक्रीज कर गया है। और कितना मतलब, एक मिनट रुको, देखो इसमें 2 डेटा दे रखे हैं। 2 डेटा इसमें क्या दे रखे हैं? मेन चीज़ है कि एक तो कंपेयर कर रखा है 2019 सॉरी, एक तो कंपेयर कर रखा है अप्रैल से लेके नवंबर 2021 को। ठीक है। 2021 को कंपेयर कर रखा कितना इंक्रीज हुआ है। एक हमारा 2019 को वो कर रखा है। 2019 से तो जो एक्सपोर्ट है वो 35% इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन 2021 की अगर बात करें वहाँ पे कितना इंक्रीज हुए हैं? 23% इंक्रीज हुए हैं। बस ये थोड़ा सा डेटा मतलब थोड़ा सा वैसा था। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये टॉप 10 आपने देख ली, तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 96 का आंसर हो गया हमारा डी। अब आ जाते हैं किस पे? कौन से? 97 पे SDG इंडेक्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले SDG इंडिया इंडेक्स, जितना ज़्यादा इसका नंबर होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा जो हमने अचीव कर लिया। बिल्कुल, ये नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है। बिल्कुल। और थर्ड है ओवरऑल इंडिया जो है स्टेडली इंप्रूव कर रहा है इसके इंसेप्शन से। बिल्कुल SDG इंडेक्स में इंडिया इम्प्रूव ही कर रहा है। और कब ये रिलीज़ किया गया था? याद रखना 2018 में इसको रिलीज़ किया गया था। ये एनुअली रिलीज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? एनुअली इसको रिलीज़ किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ये 4 कैटेगरीज में स्टेट बांटता है। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में इसको स्टेट को बांटा गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? सबसे पहले हमारी एस्पायरेंट, सबसे पहले हमारी एस्पायरेंट 0 से लेके 49 अगर जिसका स्कोर आता है। फिर आती है हमारी परफॉर्मर, क्या आती है? फिर हमारी आती है परफॉर्मर, मतलब 50 से लेके 64 तक का जिसका स्कोर आता है। फिर आती है हमारी फ्रंट रनर, फिर आती है हमारी फ्रंट रनर कहाँ पे आते हैं? जिसका 65 से लेके 99 तक का स्कोर आता है। और फिर लास्ट होती है हमारी अचीवर स्टेट। अचीवर मतलब जिसने 100 अचीव कर लिया है। अचीवर केवल एक ही है जिसका 100 स्कोर है, उसके अलावा अचीवर नहीं है। तो याद रखना 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को इसमें बांटा गया है। अब इसमें टॉप पे कौन कौन से आई है? SDG इंडिया इंडेक्स में टॉप पे स्टेट्स कौन से हैं? 2021 में सबसे आगे आई है केरला, फिर आई है तमिलनाडु और फिर आई है हिमाचल। ठीक है। फिर आई है हिमाचल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये केरला, तमिलनाडु, हिमाचल, इसका 75
स्कोर आया है और इन दोनों का 72 स्कोर आया है। फिर आ जाते हैं हमारी बॉटम पे। बॉटम पे कौन कौन से स्टेट आई हैं जो आपको पता होगा, बिहार, झारखंड और असम। ठीक है, बिहार, झारखंड, असम सबसे पीछे आई है। अगर हम बिगेस्ट गेन बताएं किसने किया, बिगेस्ट गेन एसडीजी में किसने किया है, सबसे ज़्यादा याद रखना मिजोरम ने किया है और उसके बाद हरियाणा ने किया है। ठीक है, मिजोरम ने किया, उसके बाद हरियाणा ने सबसे ज़्यादा गेन किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 97 आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 98 पे। हमें बताना है ब्रिगमाइट के बारे में। ब्रिगमाइट क्या है, देखो ब्रिगमाइट क्या है, एक जो मेनली अर्थ के कोर और मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, कोर और मेंटल में पाया जाता है और मेनली मतलब ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। ये एक मिनरल जो था वो 2014 में इसका ब्रिगेमाइट नाम रखा गया था। 2014 में जो प्रोफेसर ब्रिगेमैन थे उनके नाम पे, क्योंकि उनको 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फिजिक्स में क्या मिला था उनको, नोबेल प्राइज़ मिला था, इसलिए उसके नाम पे इनको रख दिया गया है। ये एक मिनरल है जो मेनली अर्थ के कोर और मेंटल में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है सिलिकेट और इसको बोलते हैं पेरोव्स्काइट। ठीक है, पेरोव्स्काइट इसका नाम है। ठीक है, पेरोव्स्काइट, सिलिकेट पेरोव्स्काइट इसका नाम है। ठीक है, 70% मेंटल जो हमारी लोअर मेंटल वो इसी से बनी होती है। 70% जो हमारी लोअर मेंटल है वो इसी से बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर क्या हो जाता है हमारा बी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 99 पे। हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रोन रूल्स। देखो ड्रोन रूल्स आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे ना, तो आपने कर लिया होगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन ऑनरशिप इन इंडियन ड्रोन्स, बिल्कुल कोई परमिशन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 300 से 500 kg बढ़ा दिया गया है। ये बोल रहे हैं कि नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन्स इन ग्रीन जोन, बिल्कुल कोई परमिशन नहीं चाहिए ग्रीन जोन्स के लिए। बोले रिमोट पायलट लाइसेंसिंग, देखो माइक्रो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए कोई रिमोट पायलट लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसने बोला चाहिए नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 99 आंसर क्या हो गया हमारा डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे। हमें बताना है न्यूली एडेड कम्युनिटी जो टॉप 10 एक्सपोर्टेड कमोडिटी। देखो टॉप 10 एक्सपोर्टेड कमोडिटीज का आपको पता होगा और ये बिल्कुल उसमें अच्छे से लिख रखा है, किसमें हमारे इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से लिख रखा है कि टॉप 10 में कौन नई कमोडिटी इंक्लूड हुई है, वो ये एल्यूमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट। कौन इंक्लूड हुई है, एल्यूमिनियम एंड इट्स प्रोडक्ट ऐड हुई है। और टॉप 10 एक्सपोर्ट में अप्रैल से लेकर नवंबर तक कौन कौन सी टॉप 10 एक्सपोर्टेड कम्युनिटी है। सबसे पहले तो बात वही आती है, सबसे पहले आते हैं हमारे पेट्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे पेट्रो प्रोडक्ट्स, फिर आते हैं हमारे पर्ल्स। ठीक है, पर्ल्स, फिर आते हैं हमारे आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन एंड स्टील, फिर आते हैं हमारे ड्रग्स, फिर आती है हमारी मतलब गोल्ड एंड अदर जो भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आते हैं हमारे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। ये आया एल्यूमिनियम इसमें। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, फिर आते हैं हमारे आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम के बाद आते हैं आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स, और फिर आते हैं हमारे मैरीन प्रोडक्ट्स। ये एग्रीकल्चर में पहला आया है मैरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये है हमारे टॉप 10 एक्सपोर्टेड कम्युनिटी अप्रैल से लेके वहाँ तक। ठीक है, नया इसमें कौन सा ऐड हुआ है, एल्यूमिनियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें नए ऐड हुए हैं। तो ये हमसे पूछा गया था। वैसे हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट कितना रखा गया है, अभी हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है $400 बिलियन। ठीक है, $400 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट है कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना है इस साल में। ठीक है, अगर हम एग्री एक्सपोर्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीज़ें हैं, देखो हाँ दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट की बात चल रही है ना। एक्सपोर्ट में हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे, कौन कौन से याद रखना। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है हमारे अमेरिका, कौन से, अमेरिका, यूएई, चाइना, ये हमारे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। सबसे ज़्यादा यूएई में किया है, फिर सबसे ज़्यादा अमेरिका में किया है, फिर यूएई में किया है, फिर चाइना में किया है। ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन सी हैं, फिर है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्ला, फिर है हमारा हांगकांग, फिर है हमारा सिंगापुर। ठीक है, फिर हमारा नीदरलैंड, फिर है हमारा यूके और फिर हमारा बेल्जियम। ठीक है, फिर हमारा बेल्जियम। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में कि सब अब की बार पहली बार जो ये बेल्जियम है ये टॉप 10 में आया है। याद रखना, टॉप 10 में जो बेल्जियम है वो पहली बार आया है और इसने किसको रिप्लेस किया, मलेशिया को इसने रिप्लेस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेल्जियम है वो पहली बार टॉप 10 में आया है और उसने किसको रिप्लेस किया, मलेशिया को इसने रिप्लेस किया है। ये बिल्कुल अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के। एक्सपोर्ट तो देख ही रहे हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स में मतलब क्या क्या हमारा ट्रेंड रहा है। देखो अगर हम एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करें ना तो सबसे पहले आया हमारा मतलब अगर 2014-15 की बात करें, जैसे मान लो 14,
15, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 मान लो, फिर यहाँ 16 मान लो, फिर यहाँ 17 मान लो, फिर यहाँ 18 मान लो, फिर यहाँ 19 मान लो, फिर यहाँ 20 मान लो, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे 2014 में रहा 39, ठीक है। फिर हमारा 15 में क्या हो गया, हमारा 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। फिर हमारा 16 में कितना हो गया, फिर हमारा थोड़ा सा बड़ा 33 हो गया, कितना हो गया 33 हो गया। फिर 33 से हमारा कितना हुआ 38 हुआ, कितना हुआ, फिर हमारा 38 हुआ। फिर 18 में हमारा कितना हुआ 39.2 हो गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया 39.2 हो गया। फिर 39.2 से हमारा कितना हुआ, फिर कम हो गया 35.6 हो गया, और फिर हमारा कितना हो गया 41.9 हो गया। तो याद रखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है हमारा जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, 17% हमारी ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट की, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का देखो कोई मतलब वैसा नहीं है कि मतलब कोई एक जैसा ट्रेंड नहीं है। तो मैंने ट्रेंड बताने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बताया कि हमारे पिछले सालों में एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनका एक्सपोर्ट कैसे रहा है। तो कोई वैसा ट्रेंड नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे जिग-जैग पाथ में ये मूव कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना टॉप 10 एक्सपोर्टेड कम्युनिटीज़ मैंने बता दी थी, और बता दिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे कौन कौन से हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट मेरीन हैं, और कौन कौन से हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट जो टॉप 10 हैं जो एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा बजट के जो क्वेश्चंस थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दो, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।